अभी पढ़ना है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अब नाम से यहाँ स्पष्ट है, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो है सर्कुलर मोशन दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब क्या है, तो अगर कोई बॉडी जो है किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम में जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सर्कमफेरेंस का। सर्कुलर पाथ का क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा। तो सर्कमफेरेंस का अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उस तरह का जो सर्कुलर मोशन है उसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर इक्वल टाइम में मतलब पर्टिकुलर टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है तो उसको कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन हम लोग जो है बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म से हम लोग ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखना है, बेसिकली हम लोग को यूनिफॉर्म के बारे में ही पढ़ना है। सर्कुलर मोशन में जो है शुरुआत होगा बात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, जो जो चीज़ लीनियर मोशन में पढ़ते हैं उसका एनालॉगी यहाँ भी है, बस वहाँ लीनियर था, यहाँ एंगुलर हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका कि सिंबल होता है थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मान लो ये अगर कोई सर्कुलर पाथ है और ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस अगर दिया है r और यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई बॉडी है और ये बॉडी क्या किया कि यहाँ से ट्रेवल करके मान लो यहाँ पर पहुंचा, तो इसका जो इनिशियल पोजीशन है ये था और जो इसका फाइनल पोजीशन था वो मान लो पॉइंट Q था। तो पॉइंट P और पॉइंट Q मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एंगल होता है, इसके बीच में जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कह सकते हैं कि एंगल, अच्छा एंगल किस में लेना है, रेडियन में लेना है। ठीक है, एंगल इन रेडियन between initial position and final position of any body which is moving in the circular path is called circular motion। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन को क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कह सकते हैं कि इट इज एंगल इन रेडियन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ any body at circular path। सर्कुलर पाथ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है SI यूनिट, ये हमेशा लेना है रेडियन। SI इसका होगा रेडियन। रेडियन क्या होता है थोड़ा बहुत याद होगा, अगर 360 डिग्री जो होता है ये होता है 2 पाई रेडियन। 180 डिग्री बोलेंगे तो ये हो जाएगा पाई रेडियन, ये 2 पाई रेडियन, ये हो गया पाई रेडियन। 90 डिग्री अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। 60 डिग्री अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। 45 डिग्री अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। 30 डिग्री अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। तो इस तरह से तो हम रेडियन लिख सकते हैं। ये बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट होता है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये उसी में से एक ऐसा क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसका यूनिट है, अच्छा एक ऐसा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है तो दिख रहा है वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर का सिंबल दे सकते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये उस तरह का क्वांटिटी है जिसका कि डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस। यहीं पर एक बात पढ़ना था, यूनिट मेजरमेंट चैप्टर में बताएंगे, दोबारा पढ़ाएंगे तो कि हर एक क्वांटिटी जिसके पास यूनिट हो उसका डायमेंशन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन है उसके पास यूनिट जरूर होता है। हर एक क्वांटिटी के पास यूनिट हो उसके पास डायमेंशन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके पास डायमेंशन है उसका यूनिट जरूर होता है। बिना यूनिट के डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन यूनिट हो तो डायमेंशन होना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसे कुछ न कुछ डायरेक्शन होता होगा, हर एक वेक्टर कुछ न कुछ डायरेक्शन होता है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसका डायरेक्शन मोशन के अलोंग नहीं होता है, वेलोसिटी के अलोंग नहीं होता है, इसको कहा जाता है एक्सियल वेक्टर। यह एक एक्सियल वेक्टर है,
एक्सियल वेक्टर कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन जो है वह एक्सिस के अलोंग होता है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो एक्सिस ऑफ इसका जो मोशन है उस एक्सिस के अलोंग होता है इसका डायरेक्शन। तो कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। अब यहाँ पर हम एक्सिस का अगर बात करें, इस डायरेक्शन को अगर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं इस डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल बहुत सिंपल सा रूल है, वेक्टर में भी पढ़ना है। राइट हैंड थंब रूल, इसमें हम क्या करेंगे कि राइट हैंड को फिंगर्स को कर्ल करेंगे और जो डायरेक्शन थंब देगा वही जो है डायरेक्शन होगा थीटा का। जैसे कि मान लो कि ये बॉडी, ये सर्कुलर पाथ है और इस पर कोई बॉडी जो है मोशन कर रहा है इधर से, सर्कुलर मोशन कर रहा है इधर से, तो यहाँ पर हमको इसका अगर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ज्ञात करना है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ लगाना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमको जो लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर और इसको जो राइट हैंड के जो फिंगर्स है इसको ऐसे कर्ल करेंगे और जो डायरेक्शन थंब का होगा वह डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट का होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ से ले जब कर्ल किए तो ये थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? आउट। तो यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन होगा ये आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड का सिंबल पढ़े होंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में, तो ऐसे भी नोट किया जाता है। ठीक है, तो आउटवर्ड मतलब क्या होता है? आउटवर्ड मतलब कि बाहर की तरफ, एक्सिस के तरफ है। भी भले ही इधर है, वेलोसिटी इसका इधर है, बॉडी मूव कर रहा है इधर, लेकिन जो इसमें डायरेक्शन है वो आ रहा है आउटवर्ड। वहीं अगर मान लो कि अगर कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर कभी भी एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है। और अगर क्लॉकवाइज हो रहा हो तो क्लॉकवाइज में देखो इसको ऐसा कर्ल करेंगे तो फिंगर कहाँ पॉइंट कर रहा है? राइट दो थंब में कहाँ पॉइंट कर रहा है? थंब पॉइंट कर रहा है अंदर की तरफ। तो इसका जो अगर क्लॉकवाइज हो, अगर सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज हो तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये होगा इनवर्ड, और इसके लिए सिंबल ऐसे क्रॉस का लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सियल वेक्टर है और यहीं से बात, जितना भी एंगुलर चीज आएगा, चाहे एंगुलर वेलोसिटी का बात करेंगे या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन का बात करेंगे, जितना भी एंगुलर चीज आएगा उन सब का डायरेक्शन ऐसे ही निकालना है। और सब के सब जो है एक्सियल वेक्टर ही होते हैं। उनका जो डायरेक्शन है वो भी पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि किस एक्सिस के अलोंग वो मोशन हो रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब यहाँ पे कोई पूछे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है s या d या l जो, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, उनके बीच में रिलेशन कैसे देंगे? जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ चल के गया, मान लो कि इसका रेडियस r है, तो रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है। ठीक है, जो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जिसका सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस है, ये मान लो कितना है s। अब एक फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू, ज्योमेट्रिक फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। हाँ, आर्क मतलब ये आर्क बाई रेडियस। एंगल कितना लिए यहाँ? थीटा, जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर्क कितना है? s, और रेडियस कितना है? r। तो थीटा इक्वल टू s बाई r, या लिख सकते हैं s इक्वल टू r थीटा। s इक्वल टू क्या हो गया? r थीटा। जहां पर s हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, s हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, r हो गया रेडियस, r क्या हो गया? रेडियस, और थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिलेशन होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब यहाँ पर बात की जाए थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी सिंबल होता है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी जैसे होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। और हम ओमेगा एवरेज की बात करें तो क्योंकि ये एवरेज के लिए ना होता है, डेल्टा किसके लिए होता है, एवरेज के लिए। अगर मान लो कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, टेंड्स टू जीरो है, तो इस केस में ओमेगा इंस्टेंटेनियस हम लिख सकते हैं। और ओमेगा मतलब ओमेगा इंस्टेंटेनियस हो सकता है ना, अगर टाइम बहुत 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 छोटा है तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस। और ये क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी। यही होता है। अच्छा, इसके बारे में भी वही सब बात है कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर में भी कैसी क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, मतलब इसका भी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाएगा, जैसे थीटा का निकला हुआ था। उसके अलावा देखा जाए तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, रेडियन का तो कुछ यूनिट होता नहीं है, नहीं इसका यूनिट होता नहीं है, सेकंड का तो होता है ना टाइम। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा m0 l0 t माइनस हो जाएगा। रेडियन का नहीं होता, नहीं सेकंड का होता है t, ऊपर क्या t माइनस 1 हो गया। तो यही है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब ये पूछा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो हम लोग को पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, या एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम s बाय टी। मान लो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर माने थे ना कि ये है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, डिस्प्लेसमेंट s हुआ था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये था थीटा। तो v बराबर क्या हो जाएगा s बाय टी। s इक्वल टू क्या होता है r थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r थीटा बाई टी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं v इक्वल टू r इंटू थीटा बाई टी। और थीटा बाई टी क्या होता है, ओमेगा। थीटा बाई टी क्या होता है, ओमेगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा r ओमेगा। यहाँ पर v हो गया लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, और r हो गया रेडियस। v इक्वल टू r ओमेगा। यहाँ पर क्या आया था, s इक्वल टू r थीटा। यहाँ पर आगे देखो, लीनियर वाला को अगर निकालना है तो एंगुलर वाले में r से मल्टीप्लाई कर निकल जाएगा, सिंपल सा तरीका है, आगे भी काम आएगा। तो v जो है ये हो गया लीनियर वेलोसिटी, r क्या हो गया, r हो गया रेडियस, और ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाना है। ऐसे मान लो दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है ओमेगा इक्वल टू, मान लो दिया ओमेगा इक्वल टू 4t² प्लस 4। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू नहीं, थीटा इक्वल टू दिया है 4t² प्लस 4। देन फाइंड ओमेगा फॉर t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 4 सेकेंड। पहले इसको लिख लो यहाँ तक, ये और ये लिख लो, फिर कुछ ना थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ओमेगा निकालना है फॉर t इक्वल टू 0 to 2 इक्वल टू 4 सेकेंड एंड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब क्या हुआ समझो, थीटा दिया हुआ है, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। ये हो गया एवरेज, t इक्वल टू 0 to 4 मतलब क्या हुआ, एवरेज निकालना है। मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, है ना। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब कि क्या निकालना है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो उसके लिए इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और डिफरेंशिएट करके या 4 वैल्यू रख देंगे। तो पहले इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन लिख के बनाना। यहाँ से ये क्या है, ये है रिलेशन बिटवीन
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है थीटा इजकल टू दिया हुआ है 4t² + 4, देन फाइंड ओमेगा फॉर t = 0, t = 4 सेकंड। मतलब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओमेगा जो है पूछ रहा है t = 0 से t = 4, मतलब कि एवरेज ओमेगा पूछ रहा है ना, एवरेज ओमेगा, क्योंकि ये दो टाइम के बीच का है, और अगर टाइम ड्यूरेशन के बाद तो क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। और यहाँ दिया है t = 4 सेकंड, मतलब यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। तो पहले ओमेगा एवरेज निकाल देते हैं। तो ओमेगा एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा थीटा मतलब क्या होगा, θ2 माइनस θ1 बाई t2 माइनस t1। θ2 कितना दिया हुआ है, θ2 के लिए यहाँ पर थीटा पर जो t का वैल्यू है वहाँ पर 2 मतलब क्या है, 4 है, यहाँ पर 4 रखो। तो थीटा अगर मान लो 1 निकालते हैं, θ1, तो θ1 के लिए t की जगह क्या रखेंगे, 0, यहाँ पर t की जगह 0 रखेंगे, तो ये पूरा 0 हो गया, तो θ1 कितना आ गया, 4। और θ2 अगर निकालेंगे तो फिर यहाँ पर t की जगह 4 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 × 4² + 4, ये हो गया 4 × 16 + 4, 16 ना जी, तो ये कितना हो जाएगा, 64, 62, हाँ 64 + 4 कितना होगा, 68। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 68 - 4 बाई टाइम ड्यूरेशन कितना है, 4, t2 - t1, 4 - 0, 4। तो ये तुमको हो गया 64/4, तो 4 × 1 = 4, 2 4 5 4 6 16 है ना। तो ये कितना आ गया, ओमेगा एवरेज आ गया 60। उसके बाद अगर ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डी थीटा, हाँ 68 - 4 ना है। अब उसके बाद डी थीटा बाई डी थीटा निकालना है। डी थीटा कितना दिया हुआ है, डी थीटा दिया हुआ है d40² + 4/dt। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, हो जाएगा ना। डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 × 2 = 80 है ना, भूल गया। x की पावर n क्या होता है, nx n - 1 होता है, तो 480 आ गया। तो हमको किसके लिए निकालना है, t = 4 सेकंड के लिए निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर हम t की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो जो ओमेगा इंस्टेंटेनियस है फॉर t = 4 = 8 × 4, 8 × 4 हो गया 32। तो यही होगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो ये चीज़ ध्यान रखना है, जब भी अगर एवरेज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, और अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करके जिस वैल्यू जिस टाइम पर पूछ रहा है, बहुत जगह आएगा ऐसा चीज़, जैसे करंट पढ़ोगे, करंट पढ़ाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ भी ये सब चीज़ आता है ना। चार्ज दिया रहेगा, जैसे I = होता है ना dq/dt, I = होता है dq/dt। तो यहाँ पर क्या होगा, एवरेज करंट पूछे या इंसिडेंस करंट पूछे, सेम यही चीज़ वहाँ भी अप्लाई होता है। यहाँ पर मान लो कि Q = कुछ दे दिया, Q = दिया 2t² + 2, और यहाँ पूछ देगा I एवरेज निकालो इस टाइम से इस टाइम के बीच में, या I स्टेज निकालो इस टाइम के लिए, सब वही चीज़ वहाँ भी यूज होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है, नहीं बना था, बना था ये क्वेश्चन है, ये एवरेज के लिए। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ देते हैं, बोलना कि ये सही है कि गलत। मान लो लिखा हुआ है v = जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी कि s = लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या संबंध होता है, s = होता है r थीटा। हम लोग पढ़े कि v = क्या होता है, r ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो, अच्छा दोनों के दोनों कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मान लो ये लिखा हुआ है v = r ओमेगा, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है v = r क्रॉस ओमेगा क्रॉस। तो इन दोनों में से कौन सही है, फर्स्ट नंबर कि सेकंड नंबर, कि दोनों सही है। v = r ओमेगा ये से लिखा हुआ है, दोनों सही है, या दोनों में से दोनों गलत है, या दोनों में से कोई एक सही है।
चलो और दे देते हैं। ऐसे मान लो दिया हुआ है एक नंबर सही है सर। v इक्वल टू आर ओमेगा। अब तीनों में से कौन सही है? देखो पहली बात तो ये ध्यान देना है, v क्या है? v है लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी किसके अलोंग होता है? लीनियर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, v इक्वल टू एस बाई टी। तो लीनियर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। जबकि ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी किधर होता है? एक्सियल वेक्टर है, एक्सिस के अलोंग होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा, आउटवर्ड या इनवर्ड होगा। तो क्या ये सही है? नहीं सही है। देखो v इक्वल टू आर ओमेगा लिखे हैं, तो यहाँ पर ओमेगा और v जो वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, तो क्या दोनों डायरेक्शन सेम होगा? सेम नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन जो है एक्सिस के अलोंग होगा, v का डायरेक्शन जो है मोशन के अलोंग होगा। तो ये कहाँ सही है? नहीं सही है। v का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ओमेगा के अगर देखें तो परपेंडिकुलर होगा। कैसे परपेंडिकुलर होगा? देखो v तो इधर है, मतलब मोशन के अलोंग है, और ओमेगा तो एक्सियल होता है, मतलब एक्सिस के अलोंग। अब एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा ना, जब एक्सिस निकालेंगे तो हमेशा ही परपेंडिकुलर ही ना आ रहा है मोशन के, से परपेंडिकुलर आ रहा है डायरेक्शन। तो मतलब कि हमेशा जो v होगा वो कैसा होगा? ओमेगा के परपेंडिकुलर। और ये चीज़ ध्यान भी देना है, जैसे हम लोग पढ़े हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये केवल सर्किल के लिए सही है, बाकी केस में सही नहीं है। क्यों सही? सर्किल लिए क्यों सही है? सर्किल लिए इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो ओमेगा होता है, ये अगर हम हमेशा जो इसमें v होता है वो रेडियस के अलोंग होता है। और रेडियस जो है मतलब रेडियस के अलोंग है, तो हमेशा जो हम यहाँ v का जो कंपोनेंट लेते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं v का। हमेशा v कंपोनेंट कौन सा लिया जाता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो r के अलोंग होता है। खैर इसे छोड़ो, ये तो सही नहीं है, क्योंकि v जो है ये हमेशा रहेगा मोशन के अलोंग और ओमेगा रहेगा परपेंडिकुलर। अच्छा सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में r क्रॉस ओमेगा। अब ध्यान देना है, वेक्टर हम लोग पढ़े थे कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, मान लो अगर a इक्वल टू है b क्रॉस c, हाँ हम लोग पढ़े थे कि जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना। यहाँ पर एक दिए थे ना n कैप, और ये n के डायरेक्शन जो होता है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा इन दोनों वेक्टर कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वह उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मतलब इसका अगर v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा हम लिख रहे हैं, तो v आर क्रॉस ओमेगा, आर ओमेगा कैसे है? परपेंडिकुलर है। और यही बात तो हम बोल रहे हैं कि v ओमेगा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मतलब कि ये बात सही है, ये बात भी सही है। v इक्वल टू आर जो स्केलर फॉर्म में लिखे हैं, ये बात भी सही है, लेकिन केवल सर्किट के लिए सही है ये। तो मतलब ये चीज़ हमेशा सही होगा, v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पर v जो है वो हमेशा आर क्रॉस ओमेगा के परपेंडिकुलर, और यही चीज़ हम लोग को देखना था। ठीक है, अब हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। इसको लिख नहीं, कैसे लिख लो तो बोलते हैं, लिख लो इसको ऐसा लिख लो, v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ये लिख लो, ये सही है। और v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, देखो यहीं लिखा हो v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, तो ये गलत है, क्योंकि v होता है along द मोशन और ओमेगा होता है along द एक्सिस। तो अब देखना है एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, कि कितने टाइप का जो है एक्सेलरेशन हो सकता है। तो एक्सेलरेशन जो है बेसिकली हो सकता है 4 टाइप का। अगर टाइप ऑफ एक्सेलरेशन देखा जाए तो 4 टाइप का एक्सेलरेशन जो है सर्कुलर मोशन में हो सकता है। कौन कौन? एक हो सकता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं AC। दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। और हो सकता है नेट एक्सेलरेशन A नेट। और एक हो सकता है एंगुलर एक्सेलरेशन,
अल्फा। चार तरह का एक्सेलरेशन हो सकता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। चारों क्या होता है देखो, सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, जब कोई भी बॉडी मोशन करता है, ठीक है, अगर मान लो यूनिफॉर्म मोशन भी कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन भी कर रहा है, मतलब कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है सर्कमफेरेंस का, फिर भी उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। अगर मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका अगर स्पीड कांस्टेंट भी है, स्पीड कांस्टेंट भी है, तो क्या भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अरे ये स्पीड हो गया, मॉड लगा दिए तो मतलब ये क्या हो गया, स्पीड हो गया, और ये वेलोसिटी हो गया। तो स्पीड कांस्टेंट भी है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मोशन कर रहा है, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी कहाँ कांस्टेंट है, भी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड सेम भी है, मतलब कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, फिर भी स्पीड तो कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, इट मीन्स भी चेंज हो रहा है। भी चेंज हो रहा है तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, द एक्सेलरेशन व्हिच गेट्स प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशन। जबकि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डायरेक्शन में चेंजिंग के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। अभी इसको प्रूफ कर देंगे, चारों पढ़ने के बाद प्रूफ किया जाएगा। खैर क्या होता है, लिखो, बोलते हैं, लिखना, लिख रहे हैं ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन centripetal acceleration, that type of acceleration, that type of acceleration which, that type of acceleration which gets produced due to, which gets produced due to change in direction, change in direction of body, of body which is in circular motion, which is in circular motion, which is in circular motion is called AC, मतलब कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is called centripetal acceleration। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है AC, AC का वैल्यू होता है v²/r। ठीक है, अभी कहाँ से आए इसको प्रूफ कर देंगे लास्ट में। अभी याद रखो कि AC का वैल्यू क्या होता है, v²/r होता है। हम लोग को पता है कि v क्या होता है, v होता है r ओमेगा। ठीक है, तो उसको अगर हम यहाँ पर रख दें, कैपिटल R लिखते हैं, r ओमेगा, तो हम यहाँ पर रख दें तो AC क्या हो जाएगा, r² ओमेगा²/r, r से r कैंसिल, तो AC बराबर क्या हो गया, r ओमेगा²। तो एक वैल्यू ये हो सकता है, एक वैल्यू ये हो सकता है। ध्यान रखना है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास निश्चित रूप से जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो निश्चित रूप से जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जो डायरेक्शन चेंज हो मतलब भी चेंज हुआ, भी चेंज हो तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन, और उसी एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वैल्यू क्या होता है इसका, v²/r या r ओमेगा²। ठीक है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कभी भी उसका AC जीरो नहीं हो सकता है, सेंट्रलाइजेशन कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, डायरेक्शन चेंज होगा ही, डायरेक्शन चेंज होगा तो AC से प्रोड्यूस होगा ही। तो ये चीज़ हुआ इसके बारे में। उसके बाद अच्छा, ये हमेशा इस डायरेक्शन किधर होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगा इसका डायरेक्शन होगा, ये हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है।
ठीक है, हमेशा कैसा होता है एक्सिस के अलोंग, मतलब कि एक्सियल वेक्टर कह सकते हैं इसको, हमेशा एक्सिस के अलोंग, या बोल सकते हो कि रेडियस के अलोंग, एक्सिस नहीं, रेडियस के अलोंग, अलोंग द रेडियस। जैसे कि मान लो कि ये अगर सर्कुलर पाथ है और इस पर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पर, तो जो उसका AC होगा वह इस डायरेक्शन में होगा। मान लो अगर यहाँ पर है तो AC जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, अगर यहाँ पर है तो AC जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, हमेशा रेडियस के अलोंग। ठीक है, रेडियल वेक्टर जिसे कहा जाता है, रेडियल वेक्टर होता है ये, हमेशा जो है ये रेडियस के अलोंग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेंजेंशियल। लिखो नेक्स्ट बात को, डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज, नहीं इसमें, इसी में लिखना, इसी में सेंट्रिपेटल में, डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज, ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज, डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ, ऑलवेज अलोंग रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये लिख लेना है फॉर्मूला। AC इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये रखेंगे AC इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ये क्या था, दैट एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा कि अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हो, अगर v के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में स्पीड में चेंज हो, तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये किसके अलोंग होगा, ये हमेशा हमेशा जो है सर्कुलर पाथ के v के टेंजेंट के अलोंग, मान लो कि बॉडी मूव कर रहा है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसके अलोंग होगा 80, ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट एट द सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ उसको टेंजेंट दिया जाए, या v के अलोंग, जो भी v है उसके अगर टेंजेंट दिया जाए तो उसके अलोंग होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है लिखना, दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच गेट्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, that type of acceleration which gets produced due to change in magnitude of velocity, change in, that type of acceleration which gets produced due to change in magnitude, change in magnitude of magnitude of velocity, magnitude of velocity is called tangential acceleration. Is called tangential acceleration. It is always along, it is always along, it is always along tangent of the velocity of the object, tangent of the velocity of the object। देखो, तो AT किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, तो AT हो जाएगा dV/dt। हम इसको dV के ऊपर एरो नहीं सकते हैं, है ना, केवल यहाँ पर मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है, तो AT क्या हो जाएगा, dV/dt हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और भी है कि AC जो है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इज ऑल्सो कॉल्ड, देखो अब AT जो है ये इधर है और AC जो होगा वो ऐसे होगा, मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। AT जो है वो V के पैरेलल है और AC जो है वो V के परपेंडिकुलर है, तो AC इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। AC इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल एक्सेलरेशन while AT is called parallel acceleration।
क्या बोलते हैं, ये पैरेलल है ना, v के पैरेलल है, ये v के परपेंडिकुलर है, इज कॉल्ड पैरेलल एक्सेलरेशन। नोट कर लेना। तो AT इक्वल डी बाई डी, AC इक्वल नॉर्मल एक्सेलरेशन। यहाँ कर सकते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंट्रल एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होता है ना। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो नेट चेंज इन वेलोसिटी है, जो नेट चेंज इन वेलोसिटी है उसको कहा जाता है नेट एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, मान लो कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, कोई बॉडी अगर कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसका कौन जीरो होगा, AT इक्वल टू जीरो होगा कि AC इक्वल टू जीरो होगा? जीरो कौन होगा, AT इक्वल टू जीरो, AC इक्वल जीरो कभी नहीं होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब चेंज, मतलब कि इसमें जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वह है ही नहीं, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये टेंजेंशियल कितना है, जीरो। लेकिन जो सर्कुलर मोशन कर रहा है डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो कभी भी AC जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है। हाँ, तो अब बात कीजिए नेट एक्सेलरेशन का। तो नेट एक्सेलरेशन क्या है, तो नेट चेंज इन वेलोसिटी, लिख लो नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन, नेट चेंज इन वेलोसिटी, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट चेंज इन वेलोसिटी, नेट चेंज इन वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो मान लो कि ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये बात तो पक्का है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन सब परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो जो इसका नेट एक्सेलरेशन वेक्टर से जानते हैं कि ये ऐसे है, तो इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है यहाँ से कहीं जाएगा और ये हो जाएगा A नेट, और A नेट जो है ये किसका हो जाएगा, अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सिंपल जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है उसे निकाल सकते हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना, और A नेट वेक्टर क्वांटिटी है, तो A नेट इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अच्छा, अगर मान लो कि यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा, एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल थीटा नहीं अल्फा मानो, अल्फा मानते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा इक्वल टू डायरेक्शन अगर निकालना पड़े, देखो AT क्या कहेगा, AT कहेगा कि लीनियर मोशन करो, AT कहेगा कि V के अलोंग चलो, AC कहेगा कि नीचे आओ, तो वहां पर क्या आता है A नेट, और A नेट क्या करता है, उसको सर्कुलर मोशन करवाता है ना, दोनों के बीच का करवाता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनाता है AT के साथ, कुछ बनाता है AC के साथ, तो ये एंगल निकालने को आ जाए tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होता है, tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AC ऊपर चल जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC, अब बेस क्या हो जाएगा AT, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा AC बाई, नहीं समझे, कहीं डायरेक्शन निकालना तो क्या निकालते हैं हम, कहीं भी अगर डायरेक्शन निकालना होता है तो उसके लिए हम tan निकालते हैं, tan अल्फा, डायरेक्शन निकालना है हमको, यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है कि अल्फा कितना है, मतलब कि ये कितना एंगल बना रहा है AT के साथ या फिर AC के साथ। अगर मान लो AC के साथ निकालना हो तो मान लेते हैं यहाँ बीटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये इधर ला देंगे, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है ना वेक्टर में, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या हो जाएगा AT बाई AC। तो बीटा हो गया एंगल ऑफ A नेट विद AC, और अल्फा हो गया एंगल ऑफ A नेट विद AT। तो इस तरह से हम लोग A नेट निकाल सकते हैं। A नेट क्या है, नेट चेंज इन वेलोसिटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A नेट जो है, इधर लिखते हैं A नेट जो है इसे लिख सकते हैं dV बाई dt, नेट चेंज। तो नेट चेंज इन वेलोसिटी का उसको क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे A नेट। ठीक है, नोट कर लेना इसको। चलो कुछ क्वेश्चन है, इसमें मान लो दिया हुआ है V इक्वल टू दिया हुआ है 2t, ठीक है, और मान लो R दिया हुआ है, R दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है, देन फाइंड AC AT A नेट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर AC AT और A नेट फाइंड करना है। कोशिश करो बनाने की। V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो इसमें V इसके जो दिया है 2t, ठीक है,
तो हमको अगर ए सी निकालना है, ए सी इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है वी स्क्वायर बाई आर होता है ना। तो ए सी इक्वल टू वी टू टी, किस टाइम में निकालना है, 2 सेकंड पे। तो वी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 बाई 8, 4 4 से कितना हो गया 16 बाई 8। तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है, ए टी निकालना है, तो ए टी इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ए टी इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो डी भी कितना दिया हुआ है, 2t बाई डी टी, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ए नेट कितना हो जाएगा, तो ए नेट होता है अंडर रूट कितना, ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 4 8, मतलब कि 2 रूट। ठीक है, तो यही हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और बना वैसे, अगर ओमेगा समझ में आया कैसे बना। ओमेगा दिया हुआ है 40, आर दिया हुआ है 4 मीटर, फाइंड ए सी ए टी ए नेट एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। बनाओ, ओमेगा 4t आर 4 मीटर, फाइंड ए सी ए टी ए नेट एट 2 इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड। तो ओमेगा इक्वल टू दिया है 4t, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू होता है आर ओमेगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा, आर दिया हुआ है कितना 4 इंटू 4t, कितना हो गया 16t। अब यहाँ से हमको ए सी निकालना है, ए सी इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो वी स्क्वायर बाई आर तो ये हो जाएगा 16। अच्छा v कितना हो जाएगा, इसके लिए v निकालना है, तो v हो जाएगा 16 इंटू टी, कितना दिया हुआ है 2, तो कितना हो जाएगा 32। इसके लिए v निकालना पड़ेगा ना, v किस टाइम निकालना है 2 पर, तो यहाँ v इसको रखेंगे 16 इंटू 2 हो गया 32। ये हो गया 32 इंटू 32 बाई आर दिया हुआ है 4, 4 से कैंसिल 8, तो ये हो जाएगा 8 to 16 1 256। तो AC कितना हो गया 256। AT निकालना है, तो AT इक्वल टू सिंपली होता है dV बाई dt। dV कितना है 16t, तो सिंपली कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। ठीक है, A नेट निकालना है, तो A नेट हो जाएगा अंडर रूट 256 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर कर देना, जितना आएगा उतना आंसर आएगा। तो इस तरह से निकाला जाता है। तो ये तीनों पढ़ लिए। अब पढ़ना है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन या इसको अल्फा भी बोल सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज का बात किया जाए तो ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, और अगर अल्फा इंस्टेंटेनियस का बात किया जाए तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। यही वैल्यू होगा इसका। अच्छा, पता जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन और जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसमें रिलेशन क्या होगा। तो जो लीनियर एक्सेलरेशन है वही तो एटी है, जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या है एटी। चलो इसे निकाल देते हैं, ध्यान से देखो इधर। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी या डी ओमेगा बाई डी टी। अब यहाँ पर पूछा जाए कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है ए और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, इसमें किस तरह का रिलेशन आएगा।
तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा v/t हो जाएगा ना, नेक्स्ट क्या हो जाएगा v/t। v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है r ओमेगा, ठीक है, बाई टी, r ओमेगा बाई टी। तो यहाँ से जो है हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर दोनों तरफ यहाँ से, हाँ, तो यहाँ से a इक्वल टू आर ओमेगा बाई टी, और ओमेगा बाई टी क्या होता है अल्फा, ओमेगा बाई टी क्या होता है अल्फा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अल्फा। मतलब सिंपली हम लोग को अगर याद रखना है तो एकदम आसानी से याद रख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है या ऐसे एस इक्वल टू क्या होता है आर थीटा, भी इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, और अल्फा इक्वल टू क्या होता है आर अल्फा, ए इक्वल टू क्या होता है आर अल्फा। ठीक, ये हो गया सब लीनियर टर्म और ये हो गया सब एंगुलर टर्म। एस इक्वल टू आर थीटा, भी इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर। ठीक है, तो यही रिलेशन है इसको। तो अब जो है देखना है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि यहाँ पर अभी हम देखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, भी देखो अभी हम लोग पढ़े 4 तरह के एक्सेलरेशन पढ़े, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़े, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़े, उसके बाद जो है नेट एक्सेलरेशन पढ़े और अल्फा पढ़े। अब इसमें से जो टी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके लिए कुछ भी आ रहा है, भी आ रहा है मतलब कुछ बाहर से फोर्स दिया जा रहा है, लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये तो खुद से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इसके लिए भी कोई ना कोई फोर्स होगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर एक्सेलरेशन, अगर फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, या फिर अगर एक्सेलरेशन है इट मीन्स कि फोर्स अप्लाई किया गया है। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो कोई ना कोई फोर्स होगा इसके पीछे, तो इसके पीछे जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, Fc। तो ये कोई नया फोर्स नहीं है, बल्कि जो फोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। यही वो फोर्स है विच एराइजेज, जो उत्पन्न करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे कि अगर हम देखें कि सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, ठीक है, सन है और सन के अराउंड जो अर्थ का मोशन है, तो इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है, ग्रेविटेशन फोर्स करता है। कोई भी फोर्स जो सेंटर के अलोंग होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, सेंटर के टुवार्ड होता है वो सेंट्रीपिटल का काम करता है। मान लो कि अगर देखा जाए प्रोटॉन है मतलब न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स से। और इनपुट यहाँ कौन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कूलम्ब फोर्स है यहाँ पे, वहीं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहीं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर हम बात करें तो मान लो कि एक धागा है स्ट्रिंग और उसमें कोई चीज़ बंधा हुआ है, स्टोन बंधा हुआ है और उसको हम घुमा रहे हैं, तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, जो टेंशन फोर्स है वो धागा में टेंशन फोर्स है, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है, वहीं वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो ये कोई नया फोर्स नहीं है, जो ऑलरेडी जो फोर्स सेंटर के अलोंग होता है, ठीक है, सेंटर के टुवार्ड होता है, रेडियस के अलोंग होता है, वही फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। अब इसको हम लोग चाहे तो डिराइव कर सकते हैं, चलो डिराइव कर लेते हैं। खैर सिंबल क्या होता है इसका, Fc, तो Fc इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ए सी, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, इसको डिराइव कर लेते हैं। तो एज्यूम किया जाए अगर कि v कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है और ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी, v मतलब कि लीनियर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो निश्चित रूप से at 0 होगा, क्योंकि at किस पर डिपेंड करता है, v पर। अब v कांस्टेंट मतलब at कांस्टेंट, या बोल सकते हैं कि at डिपेंड करता है ओमेगा पर, ये कांस्टेंट तो at कांस्टेंट, क्योंकि जब v चेंज ही नहीं हो रहा है, जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है तो चेंज होगा। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना, मैग्नीट्यूड चेंज हो ही नहीं रहा है, लेकिन क्या AC 0 है, नहीं। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब AC इज नॉट इक्वल टू 0, और AC अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो यहाँ पर हम लिखे सिंपल फॉर्मूला हम लोग को पता है, V इक्वल टू होता है R ओमेगा, ठीक है। दोनों तरफ अगर डिफ्रेंसिएशन कर दें, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dV/dt और यहाँ हो जाएगा dR
ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे v का, तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा? टेंजेंशियल तो जीरो है यहाँ पे, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन आएगा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि ए टी तो जीरो ना है, तो केवल यहाँ मतलब कि डायरेक्शन के टर्म है। तो यहाँ पर ए सी इक्वल टू ओमेगा भी कांस्टेंट, ओमेगा बाहर आ गया, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा? भी आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा इनटू भी, ओमेगा भी। ए सी इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा भी। ठीक है, ए सी इक्वल टू भी इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा इंटू आर ओमेगा, तो ये हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर ऐसे भी हो सकता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर। वी इक्वल टू आर ओमेगा, पता है ना? नहीं पता? वी ये लिखे वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया? आर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर भी होता है। तो यहाँ पर भी ए सी रख देंगे, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। ए सी इक्वल टू क्या हो गया? कुछ नहीं किया, ये आया ना, ये कहाँ से आया? इसको डिफरेंशिएट करें तो ए सी आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए टी जीरो है, क्योंकि यहाँ पर भी कांस्टेंट है, तो भी का टर्म ही नहीं है। ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी बाहर आ गया, डी एबिलिटी क्या हो जाएगा? भी। अब हम लोग को पता है यहाँ पर कि भी ओमेगा इक्वल टू होता है भी बाई आर, तो वहीं यहाँ पर रख दिए, तो क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर बाई आर। ए सी इक्वल टू क्या हो गया? भी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? भी स्क्वायर बाई। अब अगर फोर्स का बात किया जाए, सेंट्रिपिटल फोर्स का, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? m इंटू ए सी, एम इंटू ए सी, तो m इंटू भी स्क्वायर बाई आर। जो सेंट्रिपिटल फोर्स है कितना हो जाएगा? एम भी स्क्वायर बाई आर। यही होता है सेंट्रिपिटल फोर्स, एम भी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इस तरह से लगभग जो सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म। अब इसके बाद है और भी टॉपिक है इसमें, जैसे कि अगर कोई बॉडी किसी लेवल रोड पे है, मान लो कि अगर हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, ये एक ट्रैक, इस पर कोई कार चल रहा है, तो उसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर इंक्लाइंड प्लेन है, जैसे कि वो होता है ना मौत का कुआं, डेथ वेल, उसमें अगर जो चल रहा है उसको कितना सेंटीमीटर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो वो सब नहीं वो तो अलग चीज़ है। हम सर्कुलर मोशन का बोल रहे हैं। सर्कुलर मोशन में जो है ये 2-3 चीज़ और आता है, खैर, लेकिन मेन टॉपिक यही है। अब इसी का एप्लीकेशन है ना, मेन टॉपिक यही तो था, फोर्स एक्सेलरेशन, यही सब। अब इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, एफ सी करने पे लिख लो।